सभी श्रोताओं को अभिवादन। आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। आज हमारे साथ है हमारे हिंदी विभाग के समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ला। और हिंदी विभाग के लिए ये बड़ा अच्छा दिन है कि आज हमारे बीच हमारे संरक्षक, अग्रज, भाषाविद और हमारे गुरुजी प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया है, जिन्होंने लोक भाषा पर बहुत गंभीर काम किया है। एक तरह से वो कुमाऊनी में लोक भाषा में काम करने वालों में नींव की तरह है, जिन पर आगे काम हुआ है। स्वागत है सर आपका, और सर आपका भी स्वागत है। तो और अनिल जी, रेडियो श्रृंखला ये चल रही है, इसका 12वां एपिसोड आज हम बना पाएंगे और संयोग है कि पोखरिया सर यहाँ पे अल्मोड़ा से पहुंचे हैं। और ये हैं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास लोग में कम लोग थे, अब सर के आने से थोड़ा और ज़्यादा इसका और तो पहला सवाल मैं सर से ही पूछता हूँ। सर, जैसा कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और इस हिंदी के साथ साथ जो हमारा जो विश्वविद्यालय का भी जो एक कार्यक्रम चल रहा है हिंदी सेतु नाम से, वो दरअसल सभी भाषाओं के साथ बात करते हुए हिंदी की वर्तमान स्थिति और उसकी संभावनाएं, चुनौतियों को लेकर के लगातार जारी है माननीय कुलपति विश्वविद्यालय के निर्देशन में। तो आज आप हमारे बीच हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिंदी और लोक भाषाओं के किस तरह के अंतर संबंध वर्तमान में है और किस तरह की चुनौतियां लोक भाषाओं के साथ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है अनिल जी और डॉक्टर शशांक जी, डॉक्टर अनिल जी और डॉक्टर सुनीता जी, ये अवसर भी मिला है इस स्टूडियो में आकर अपनी बात रखने का। और आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि लोक भाषाओं का हिंदी से क्या अंतर संबंध है। और प्रथमतः तो मैं चूँकि हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जो हिंदी की दशा दिशा और वर्तमान हिंदी का स्वरूप, इस विषय पर पर्याप्त चर्चाएं हुई होंगी। और आज वैश्व भाषा के रूप में, एक वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी हमारे सामने आ रही है। और इसके जो मिजाज हैं वो कई तरह से बदले हुए मिजाज हैं, जो हमारे सम्मुख आते हैं इस मोबाइल क्रांति के युग में। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हिंदी का जो सफ़र है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। और हिंदी ने अपने को उसके अनुरूप ढाला भी है, बदला भी है। एक ग्रामीण क्षेत्र से उठी हुई जो कौरवी है, उसने जिस रूप में खड़ी बोली का रूप धारण किया, और खड़ी बोली भी आज जिस रूप में, जिस क्रांति के साथ हमारे सामने आई है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक स्तर पर जो एक तरह का बीड़ा उठाया है, जहाँ भी वो जाते हैं हिंदी में अपनी बात रखने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, वो सबसे बड़ी बात है। और उससे भी हिंदी को बहुत बड़ा संबल प्राप्त हुआ है। और राजनयिक क्षेत्रों में हिंदी को बहुत बड़ा बल मिला है। और संयुक्त राष्ट्र स्तर पर हिंदी में जिस तरह की चीज़ें आज आ रही हैं, और हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, और तकनीकी स्तर पर हिंदी के विकास की जो बातें की जा रही हैं, और कंप्यूटर संसाधित जो कार्यक्रम हैं, उनमें हिंदी का जो एक नया स्वरूप उभर कर आ रहा है, उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, बात की जा सकती है। पर आपका जो प्रश्न था कि लोक भाषाओं और हिंदी का अंतर संबंध किस तरह का है, तो असल में हिंदी अपने में लोक भाषा से ही उसकी शुरुआत होती है। और कौरवी जो है आज भी हिंदी का जो वर्तमान खड़ी बोली हिंदी का जो रूप है, उसके लोक भाषा रूप को हम देखना चाहें तो हमको कौरवी पर जाना पड़ेगा। जी सर। और ये जो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं,
जो कही गई हैं। और उनका जो वस्तुतः उनकी जो संरचना है हिंदी उन्हीं से संबलित है, उन्हीं से पुष्ट हुई है, और वहीं उसकी वो जो जड़ें हैं वो वहीं हैं, चाहे वो अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे उत्तर भारत की अन्य बोलियां हों और मध्य भारत की बोलियां हों। तो इन सब के मूल में व्याकरणिक रूप में, शब्द संरचना के रूप में और वाक्यों के रूप में, हाँ उसमें क्रिया रूपों में भिन्नता हो सकती है। एक ही अगर हम कुमाऊनी की बात करें तो कुमाऊनी में क्रिया रूप जो है एक ही शब्द के जो अलग अलग क्रिया रूप है तो 40 से ज़्यादा उसके क्रिया रूप मिलते हैं। तो जब कुमाऊनी में इतनी भिन्नता है तो एक छोटे से क्षेत्र की, यद्यपि कुमाऊनी की भी 10-12 कुमाऊनी में बाद में आएंगे। शशांक जी से एक हाँ, सवाल ले लेते हाँ, हैं। शशांक जी, आप सर से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ नहीं सर से हमारा प्रश्न यही था जी। कि जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि कुमाऊनी भाषा में कविताएं हैं और कहानियां भी हैं, कथेतर में और आलोचना के क्षेत्र में कुमाऊनी में क्या काम की अभी संभावनाएं बची हैं सर? और एक प्रामाणिक शब्दकोश और इतिहास लेखन तो आपका है ही कुमाऊनी में, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, प्रामाणिक है। तो शब्दकोश के स्तर पे और व्याकरण के स्तर पे अगर इसमें कुछ कार्य की संभावनाएं हैं और जो हिंदी को भी मजबूत करेंगी और राष्ट्र को भी, तो इससे के संबंध में आपसे समझना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आपने सही दिशा की ओर संकेत किया कि कथेतर जो गद्य विधाएं हैं उनका अभी भी एक सुष्ठु रूप सम्मुख नहीं आ पाया है। और चूंकि एक मानक भाषा की ओर मैं तो उसको अग्रसर ही कहूँगा। यद्यपि चंद शासनकाल से कुमाऊनी राजकाज में आ गई थी, राजकाज की भाषा के रूप में उसका प्रयोग होने लगा था। और इधर जो भीष्मचंद्र के हमको वो लेख वगैरह मिलते हैं, शिलालेख, ताम्रलेख वगैरह, तो उनमें कुमाऊनी जो है अपना रूप ग्रहण कर लिया था उसने। यद्यपि हम ये मान सकते हैं कि ये सहभाषाएं हैं, इनको अगर भाषा वैज्ञानिक आधार पर हम कहें तो ये बोलियां ना होकर आपस की सहभाषाएं हैं। और बल्कि साहित्य अकादमी ने भी एक सहभाषा श्रृंखला करके भाषाओं पर एक पुस्तिका निकाली हुई है, पुस्तिकाएं निकलती हैं। कुमाऊनी पर प्रोफेसर सैयद सिंह बिष्ट जी की पुस्तक आई है, अवधी पर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की पुस्तक आई है, और इसी तरह से अन्य भाषाओं पर भी, ब्रज भाषा पर भी आई हैं। तो ये पूरी जो अंतर्वर्ती उनके आपसी जो संबंध हैं वो संबंध इस तरह के हैं कि हम एक कुमाऊनी के व्याकरण की जब बात करते हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण को भी हमको देखना पड़ेगा, हिंदी के मानक रूप को भी हमको देखना पड़ेगा। और कुमाऊनी का एक मानक व्याकरण की अपेक्षा है अभी भी। यद्यपि कुमाऊनी का जो अंग्रेज़ों को सीखने के लिए पहला जो व्याकरण कुमाऊनी में गंगादत्त उप्रेती जी का हमारे सामने आता है, तो वो केवल अंग्रेजी के माध्यम से कुमाऊनी सीखने वालों के लिए था। वो प्रारंभिक व्याकरण के रूप में आपटे का भी व्याकरण हमारे सामने आता है, पर वो बहुत पुराने हो गए हैं। और वर्तमान कुमाऊनी को अपने समय के अनुसार व्याकरण की भी आवश्यकता है, नए व्याकरण की आवश्यकता है। और नए कोश यद्यपि करीब मैं ये देख रहा था करीब 10 एक कोश जो है कुमाऊनी में बन चुके हैं। पर आपने जो एक मानक कुमाऊनी की बात की है कि असल में उसके जो विभक्ति प्रयोग हैं और क्रिया प्रयोग हैं, क्रिया रूपों के प्रयोग हैं, उनमें मानकता कैसे लाई जाए, इस पर मंथन किए जाने की आवश्यकता है। और इस तरह के आयोजन हो सकते हैं। और चूँकि मानक रूप तो तभी निर्धारित होता है
और वो धीरे धीरे भाषा अपने सहज रूप से कृत्रिमता की ओर अग्रसर होने लगती है अगर जब हम उसके मानक रूप की बात करने लगते हैं। तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा समग्र कोश बने जो मानक रूप में हमारे सामने आए। सर जैसे आपकी जो यात्रा रही है अस्कोट से जी एकदम सीमांत से लेकर के पूरे फिर विश्वविद्यालय, तमाम संस्थाएं, महादेवी सज्जन पीठ, क्या कहते हैं भाषा संस्थान, अकादमी, तमाम जगह आप अपने साथ अपनी मातृभाषा को लेते हुए गए हैं। जबकि कई बार ये होता है कि बड़ी झेप थी आपके दौर में, कुमाऊनी को उस तरह का सम्मान भी नहीं था। हाँ। आप लोगों ने वो किस तरह फेस किया, और आज की पीढ़ी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाषा को बचाया जाना चाहिए, भाषा बच रही है या नई पीढ़ी सीख रही है, कैसे सीख रही है, क्या सीख रही है, आप कैसे देख पा रहे हैं सर इस पूरी यात्रा में नई पीढ़ी को? मुझे ये लगता है जब तक परिवार में कुमाऊनी बोलने वाले लोग न हो, और जो भिन्न भिन्न परिवारों में जो मेरे देखने में आया, जैसे मैं अपने नाती से कुमाऊनी में बात करता हूँ, मेरा पोता है, या काफी चर्चित भी है यूट्यूब हमारी में, और हमारी श्रीमती से भी मैंने अनुरोध कर रखा है कि उनका नाम भी बता दीजिए सर। श्रीमती देवकी पोखरिया उनका नाम है। उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि आप जब भी बात करें तो अपने पोते से कुमाऊनी में बात करें, और बल्कि कभी कभी वो नाराज़ भी हो जाता है कि मुझसे केवल कुमाऊनी में बात करते हो आप लोग। तो हमने कहा ये आपके लिए बेहतर है कि आपको कुमाऊनी का एक मौखिक वातावरण हम लोग दें और आप कुमाऊनी सीखें। तो मैं ये अनुरोध कर सकता हूँ कि परिवार में जब तक हम अपनी कुमाऊनी ही क्या, जब तक अपनी मातृबोली जो हम सीख कर आए हैं, जहाँ से आए हैं, जब तक हम अपने परिवार में मातृबोली का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बोली जो है सीखी नहीं जा सकती है, और बोली का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जो बच्चे के प्रति, बच्चे के मन में जो उत्सुकता है वो नहीं जाग सकती है। और कोई शब्द आ गया, जब तक वो ये नहीं पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है या किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। जैसे भाषा एक सामाजिक स्ट्रक्चर के साथ खेलती है ना, बिल्कुल आपके समय का जो स्ट्रक्चर था वो कम से कम कुमाऊनी परिवेश और भाषा को लेकर के था। बिल्कुल। लेकिन आज हम देखते हैं कि अब वो परिवेश भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो घर में बोल रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि कई चीज जो समूह में बोले जाते हैं, जैसे दरातियों के पूरे अलग अलग दरातियां हैं, अलग अलग कुदाले हैं, वो सारे शब्द एकदम गायब हो गए हैं। वो कृषि शब्दावली है, खेती बाड़ी की शब्दावली है, तमाम वनस्पतियों से, जैसे मैं नदी के किनारे पैदा हुआ, अब बच्चा नदी में नहीं जाता तो नदी की सारी शब्दावलियां, नदी के जीव जंतु हैं, जो जैव विविधता से संबंधित तमाम चीजें हैं जिनके लिए उनके मूल कुमाऊनी शब्द हैं। तो उसके लिए क्या वो इस तरह से उसके लिए कैसे काम करें कि वो शब्द जीवित रहें या फिर वो खत्म ही हो जाए? वो शब्द एक तो कोश बनाए जा सकते हैं, और क्षेत्रीय कोश भी हो सकते हैं, बोली कोश। जैसे पिथौरागढ़ क्षेत्र की जो हम एक क्षेत्र ले सकते हैं, तो पिथौरागढ़ क्षेत्र के बोली के क्षेत्रीय बोली कोश भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है घाटी की शब्दावली, या कृषि, जैसे एक विषय या विषयवार भी आप ले सकते हैं। जैसे कृषि संबंधी शब्दावली हो गई, हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर राम सिंह जी, उन्होंने इस विषय पर काम किया था। या औजारों संबंधी जो है, यहाँ कृषि में जो प्रयुक्त होने वाले अनेक तरह के औजार हैं उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह से जंगल है, घास है, लकड़ी है, और अलग अलग तरह के जानवर हैं, उन जानवरों के स्थानीय नाम क्या रहे हैं, और दूसरी भाषाओं का भी हमको प्रभाव देखना पड़ेगा। जैसे हमसे संबंधित जो समाज, अदर भाषी समाज, जो दूसरे भाषा भाषी समाज हैं, जैसे रंग समाज है, या जैसे राजी समाज है, इधर तराई की ओर बुक्सा और थाड़ू समाज है, तो उनकी शब्दावली में भी हमारी कुमाऊनी शब्दावली वहाँ भी गई है और उनसे भी ग्रहण किया है। तो वो शब्द किस तरह से घुल मिल गए हैं, इस पर भी हमको दृष्टि रखनी पड़ेगी।
और उन शब्दों को भी व्यवस्थित करके सहेजना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो हाँ। दादा दादी है अब वही हाँ। इंस्टीट्यूट की तरह है, वही हाँ। बच्चों को हाँ, सिखा सकते अपने हैं। में जो संस्थाएं हैं हाँ। वही आगे नई संस्थाओं को जन्म दे सकते हैं। सर एक सवाल आप ले लीजिए। नहीं हमारा तो सर कह रहे थे तो हिंदी में जैसे प्रयुक्तियां चला करती हैं कि व्यापारिक शब्दावलियां, बैंक की शब्दावलियां, हाँ। उस प्रकार से संस्थागत रूप से समूह के रूप में अकादमिक लोगों को भी काम करने की जरूरत है और उससे मुझे भी यही लगता है सर, हाँ। क्योंकि ये शब्द अकादमिक तौर पर ही हाँ। अगर हाँ। लोग करेंगे तो कि वो तो खैर आप संवेदना के स्तर पे परिवार में हाँ। बोलेंगे, उनको संवेदित करेंगे बिल्कुल। और परंपरा को बचाएंगे। हाँ। लेकिन परंपरा को बचाने के साथ ही उनकी उसको आगे के तौर पे व्यापक संदर्भ प्रदान करने के नहीं, लिए वो वही मैंने कहा ना, जी। जो क्षेत्रीय छोटे छोटे क्षेत्रों की क्षेत्रीय बोली कोषों पर काम किया जा सकता है, जिससे कि वो शब्द ही नहीं, उससे संबंधित तमाम जो संकल्पनाएं हैं या शब्द के साथ वो भी बचती हैं, शब्द से जुड़ी हुई संकल्पनाएं भी बचती हैं। तो वो संकल्पनाओं, उन संकल्पनाओं को बचाने के लिए ये आपने बहुत उत्तम बात कही कि जब तक अकादमिक काम न हो तब तक ये तो पारिवारिक माहौल की बात तो एक अलग है। प्रारंभिक रूप में हम इसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप में मतलब हम मातृभाषा का हस्तांतरण कर ये सकते प्रश्न कर सकते हैं, या प्रारंभिक रूप में ये प्रयत्न कर सकते हैं। पर जो अकादमिक क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग हैं, तो उनको इसमें आगे आना होगा और इस तरह के प्रयत्न करने होंगे, और तभी चाहे वो मातृ बोली हो, मातृभाषा हो या फिर कोई दूसरी भाषा हो, तभी उसको तभी वह भाषा जो है अपने मूल रूप में भी सुरक्षित रहेगी और उसका शब्द भंडार भी विस्तृत होगा और उसकी नई अर्थ छवियां भी सामने आएंगी। तो एक अंतिम सवाल लेते हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली यानी उत्तराखंडी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से चल रही है। तो कितनी तैयारी है अकादमिक लेवल पर, साहित्यिक लेवल पर और राजनीतिक इच्छा शक्ति के क्षेत्र पर इसको शामिल करने की जरूरत है या नहीं है? या कई लोगों का ये भी कहना है कि इसमें रोजगार नहीं है, उसके बाद रोजगार आएगा तो भाषा को बोलने वाले बढ़ेंगे। नहीं, ये एक थोड़ा जटिल प्रश्न है और मैं यहाँ पर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि हमने वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की कई कार्यशालाएं गठित की, 14-15 कार्यशालाएं लगवाई, तो उसमें हमने इसको रखा था। और एक सबसे पहले एक प्रपत्र मैंने, उस समय माननीय एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको मैं एक ड्राफ्ट करके कि कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वो तब से फिर वो हवा लगते लगते यहाँ तक पहुँच गई। इसीलिए मैंने पूछा भी, यहाँ तक बात पहुँच गई। पर 8वीं अनुसूची में थोड़ा जो वो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का जब तक पालन नहीं होगा, राज्य स्तर पर एक प्रक्रिया चल रही है, उसके बोलने वाले लोग कितने हैं, और संविधान भी हमको ये अनुमति देता है कि अपनी भाषा बोली के लिए माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय तक वो बात पहुँचे। तो इसमें प्रयत्न भी किए गए, लेकिन कोई सार्थक प्रयत्न अभी तक सामने आया नहीं। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कहें तो अगर जो राजनीतिक लोग हैं वो इस बात को उठाएं और दमखम के साथ और सामने रखें, संबंधित प्रक्रिया को पूरा करें, तो हो सकता है। और इससे कम जनसंख्या वाली जो भाषा बोलियां हैं वो भी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी हैं। और भाषा साहित्य की दृष्टि से समृद्ध तो है ही कुमाऊनी, इसमें तो राय नहीं है। तो इस पर एक व्यापक बहस भी छिड़ी जा सकती है और इसके लिए प्रयत्न भी किए जा सकते हैं। सामाजिक प्रयत्न हो गए, राजनीतिक प्रयत्न हो गए, और भाषाविदों को भी आगे आना पड़ेगा, भाषा वैज्ञानिक प्रयत्न भी किए जाने चाहिए, और भाषा साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और चूंकि 8वीं अनुसूची में शामिल होने में एक बड़ी बात ये हो जाती है कि फिर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उस भाषा से संबंधित जो भी काम है वो काम कराए जाएं, कोर्स बनाए जाएं और उनमें पुरस्कार दिए जाएं। साहित्य अकादमी भी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मान्य भाषाएं हैं उन्हीं को पुरस्कार देती है, और अन्य पुरस्कार जो हैं उसके ऑप्शनल हैं, मतलब वैकल्पिक हैं, अन्यों को भी देती है। लोक भाषाओं में भी पुरस्कार हैं, कुमाऊनी में भी पुरस्कार हैं। हमने 2014 में कुमाऊनी में वो एक बड़ा वो किया था, सम्मेलन किया था साहित्य अकादमी के सहयोग से। तो उसके पश्चात ही जो है इनको कुमाऊनी में संयुक्त रूप से चारचंद पांडे जी और उनको पुरस्कार मिला था। तो पुरस्कार मिलना एक बड़े गौरव की बात है। ये नहीं है कि पुरस्कार मिल गया तो कहीं न कहीं साहित्य अकादमी भी उसको स्वीकार साहित्य अकादमी ने किया। गढ़वाली में भी पुरस्कार मिले हैं। तो साहित्य अकादमी ने तभी भाषा की सामर्थ्य और उसके साहित्य और भाषा विषय कार्य को देखकर ही जो है उनको पुरस्कृत किया। तो चूंकि हमने रखा सामने उनके सामने उसकी समृद्धि का, उसके विकास का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया, तो ये प्रयत्न संयुक्त रूप से ही हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति चाहे कि ऐसा कर लिया जाए या कोई एक छोटी संस्था चाहे कि कुछ संस्थाएं अलग जगा रही हैं, प्रसन्नता की बात है। पर ये विशुद्ध रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसका जो हल है वो राजनीतिक हल है। साहित्यिक संस्थाओं और क्योंकि निर्णय भी राजनीतिक लेने हैं और हल भी राजनीतिक होना है। तो इस पर क्योंकि बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, कई चीज़ें हैं, कई पेज हैं और 30 भाषाएं जो हैं लाइन पर लगी हुई हैं। अब कौन पहले किसको दर्जा दिया जाता है या दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता। और एक प्रश्न और भी है कि इस तरह से अगर बोलियों को 8वीं अनुसूची में भाषा या बोलियों को सम्मिलित कर दिया जाए तो फिर एक अलगाव की भी कहीं न कहीं हमारी जो भाषा नीति है वो है तो ठीक, लेकिन उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह है। उसकी भी चर्चा यहाँ पर प्रसंगेतर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला ही राज्य था जो तो भाषाई आधार पर तो ये प्रसंगेतर बात हो जाएगी, फिर पूरी भाषा नीति सामने आ जाएगी। तो ये मैं इसी को गोलमोल यूँ कह सकता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही यह संभव है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने हमें सारगर्भित रूप में हिंदी भाषा और लोक भाषाओं के महत्व को समझाया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया, भाषाविद, शिक्षाविद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है श्रोताओं को हमारी ये वार्ता पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।